हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुमार्स फाउंडेशन क्लासेस। आज हम लोग फोर्स को समझेंगे और जानेंगे कि फोर्स क्या होता है, जो अप्लाई करते हैं फोर्स तो उसका इफेक्ट्स क्या होता है और उसको मेजर्स कैसे करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन फोर्स को समझने के पहले हम लोग मास समझेंगे, क्योंकि जब फोर्स किसी भी बॉडी पे अप्लाई होता है तो उसका इफेक्ट उस बॉडी के मास पे भी डिपेंडेंट होता है। तो हम लोग पहले मास समझते हैं, फिर उसके बाद फोर्स समझते हैं। मास क्या होता है? मास किसी भी बॉडी में उसमें कितना सब्सटेंस है, कितना मैटर है, उसकी क्वांटिटी को हम लोग मास कहते हैं। मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं बीम बैलेंस में, लेवल बैलेंस में, जो कि आप लोग कभी भी किसी भी शॉप में खरीदने जाते हैं कुछ सामान, तो अगर लेवल बैलेंस होता है तो उसमें एक तरफ हमें नोन ऑब्जेक्ट, नोन मास का एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, जिसका जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 kg कुछ सामान लेना है, फॉर एग्जांपल पोटैटो 1 kg लेना है, आलू, तो एक तरफ हम 1 kg का वेट रखते हैं जो कि जिसका पता होता है लोहे का, दूसरी तरफ हम फिर जो है हम आलू तब तक डालते हैं जब तक कि वो दोनों लेवल बैलेंस ना हो जाए। जब बैलेंस हो जाता है तब हम समझते हैं कि जो पोटैटो है वो भी 1 kg का हो गया। तो उस तरह से हम लोग बीम बैलेंस या लेवल बैलेंस में मास को मेजर करते हैं। नाउ उसका यूनिट क्या है, किस में मेजर करते हैं? तो या तो हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं या ग्राम में मेजर करते हैं। किलोग्राम जो है वो एसआई यूनिट है मास का, जबकि ग्राम जो है वो सीजीएस यूनिट है मास का। तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अब हम लोग समझेंगे कि मास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का कैसे कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी पहले जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि हम लोग जब किसी भी शॉप में खरीदने जाते हैं तो एक तरफ जो वेट, नॉन वेट रखते हैं लोहे का, और दूसरी तरफ जो पोटैटो रखते हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं है, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर सेम वॉल्यूम हम दो ऑब्जेक्ट का रखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सिल्वर एंड 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे दोनों का डायमेंशन अगर मैं सेम रखता हूँ तो जरूरी नहीं है कि इसका मास सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उसका जो डायमेंशन, अगर हम सेम डायमेंशन रख रहे हैं तो उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है? क्योंकि उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और ये सारी चीजें होती हैं वो अलग होती हैं, तो उसका प्रॉपर्टी अलग होता है, इसलिए उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस होता है वो भी अलग होगा। और इसलिए जब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस अलग है तो उसका मास अलग होगा। तो यहाँ पे सिल्वर के केस में क्या है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सिल्वर में 10.49 ग्राम मास है उसका, जबकि यहाँ पे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर गोल्ड में 19.32 ग्राम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों के मास में डिफरेंस है, राइट। इवन दोनों का डायमेंशन सेम है, तो ये समझने की बात है कि इवन दो बॉडी अगर सेम डायमेंशन का है तो मास उसका डिफरेंट है। जिस तरह की हमने एग्जांपल लिया था कि 1 kg जो वेट होता है आयरन का, उसका डायमेंशन छोटा होता है, जबकि 1 kg आलू हम वहीं पे हम मेजर कर रहे हैं तो उसका डायमेंशन, वॉल्यूम बड़ा होता है। ठीक है, तो हम होप हम लोग मास को समझ गए हैं और हम लोग फिर आगे फोर्स को समझते हैं। सो फोर्स को हम लोग आते हैं समझने के लिए। सो क्या है फोर्स? फोर्स किसको बोलते हैं? तो फोर्स जो है, किसी भी बॉडी पर पुल या पुश अगर हम करते हैं, और जो कि वो बॉडी के शेप में चेंज कर सकता है उस पुल इफेक्ट के कारण, या उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स जो है उसका इफेक्ट क्या हमने समझा, या तो वो चेंज ऑफ शेप कर सकता है किसी भी बॉडी का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है, ये लिया है एक स्पंज को स्क्विश कर रहे हैं, यानी जब स्पंज को स्क्विश कर रहे हैं तो ये इसका देखिए शेप चेंज हो गया, ये दब गया।
तो ये फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, चारों तरफ से स्क्विज कर रहे हैं, शेप चेंज हो गया। दिस इज वन एग्जांपल। अगला एग्जांपल क्या है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन मींस जब जो ऑब्जेक्ट पे अगर हम यहाँ पे हिट कर रहे हैं, ये एग्जांपल जो हमने लिया, यहाँ पे एक गोल्फ बॉल है और गोल्फ बॉल पे हम उसके स्टिक से हिट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये पहले तो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, यानी स्टेट ऑफ मोशन इसका रेस्ट है, अभी मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे इसको हिट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? इसमें एक मोशन हो जाएगा और ये चला जाएगा दूसरी तरफ, तो इसमें क्या आ जाएगा? मोशन आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं इसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है फ्रॉम रेस्ट टू अ मूविंग बॉडी। सिमिलरली कभी अगर ऑलरेडी मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी भी स्पीड से लाइक एन मीटर पर सेकेंड, और उसको अगर हम हिट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में या दूसरे डायरेक्शन में, तो या तो उसका इस डायरेक्शन में अगर कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, या अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो उसका स्पीड कम हो जाएगा या रुक सकता है। तो हम लोग स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है बाय अप्लाइंग फोर्स। तो हम लोग दूसरा इफेक्ट हम देख रहे हैं कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। पहला था चेंज शेप, अब जो है चेंज होता था, दूसरा जो है स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। नाउ थर्ड इफेक्ट क्या है? थर्ड इफेक्ट इज चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये आदमी टेनिस खेल रहा है, तो टेनिस खेल रहा है तो बॉल क्या हो रहा है? एक इस डायरेक्शन से आ रहा है, जैसे ही ये हिट कर रहा है तो इसका डायरेक्शन वापस इधर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा कि इसमें क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं फोर्स के। अब हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस, कितने टाइप ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, पहला हम लोग जानते हैं कि कांटेक्ट फोर्स हो सकता है। कांटेक्ट फोर्स क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये मस्कुलर फोर्स है, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स है। तो मस्कुलर फोर्स भी अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे कांटेक्ट करने का जरूरत है। देखिए ये कांटेक्ट करने का जरूरत है, यानी ये आदमी इस पे तभी फोर्स लगा सकता है, फिजिकल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, तब जब तक कि इसको टच नहीं करे तब तक वो नहीं लगा सकता है, तो टच करना पड़ेगा। सो इसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। सिमिलरली यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, ये बॉडी इधर मूव कर रहा है और ये टेबल है, तो इस दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो क्या हो रहा है? इन दोनों को कांटेक्ट होना जरूरी है, तो इसलिए हम इसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सा हो गया यहाँ पे? एक मस्कुलर फोर्स हो गया और एक फ्रिक्शन फोर्स हो गया। दूसरा आप गेस कीजिए क्या हो सकता है? ये कांटेक्ट है तो दूसरा नॉन कांटेक्ट हो सकता है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या क्या हो सकता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आया? नॉन कांटेक्ट फोर्स, जब फोर्स को अप्लाई होने, दोनों के बीच में कांटेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है, दोनों को कांटेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है, तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक बॉडी और दूसरे बॉडी के बीच में लगता है, अट्रैक्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली। जैसे ये हम यहाँ पे देखें दो प्लानेट, कोई भी दो प्लानेट के बीच में, या फिर आप एक हम लोग अर्थ पे बैठे हैं और एक कोई भी आदमी यहाँ पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस अर्थ के ऊपर, तो वो अपने सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ टुवर्ड्स ये अट्रैक्ट करता है, तो ये फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ। तो उन दोनों को कांटेक्ट होने का जरूरत नहीं है फोर्स लगने के लिए, सो इट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स में भी आप देखते हैं, आप कोई भी मैग्नेट के आगे ऑब्जेक्ट रख, आयरन रख लेते हैं, आयरन का कोई पीस रख लेते हैं, तो वो अपने आप खींच लेता है अपनी तरफ। तो उसको खींचने के लिए कोई कांटेक्ट का जरूरत नहीं है, कोई थ्रेड नहीं लगता है, कुछ भी नहीं खींचने के लिए होता है, वो मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू पुल कर लेते हैं, तो उसको भी नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो डिफरेंट जो चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। वहां पे भी कोई कांटेक्ट होने का जरूरत नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो क्या हो गया? नॉन कांटेक्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है जहां पे कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है एक दूसरे के बीच में फॉर अप्लाइंग फोर्स। ये तो हो गया टाइप ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट क्या है? हम लोग जानेंगे कि फोर्स को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी दो तरह का चीज होता है,
वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। कोई भी चीज जो हम लोग मेजर करते हैं वो मेजरमेंट या तो स्केलर हो सकता है या वेक्टर होता है। स्केलर क्या होता है? स्केलर जो होता है जिसमें सिर्फ हम उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, उसके क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बट यहाँ पे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जब उसको मेजर कर रहे हैं तो उसमें दो चीजें मेजर करनी होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो अगर हम डायरेक्शन के बिना सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो देयर इज नो मीनिंग इन दिस केस। फॉर एग्जांपल, जब यहाँ पे ये आदमी फोर्स लगा रहा है तो क्या हो रहा है? फोर्स लगा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है हम बोलेंगे। अगर हम सिर्फ बोलेंगे फोर्स लगा रहा है तो बॉडी किधर मूव करेगा, हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि बॉडी किधर मूव होगा या फोर्स का इफेक्ट क्या होगा। तो फोर्स का इफेक्ट को जानने के लिए, प्रॉपर इफेक्ट ये इस डायरेक्शन में मूव होगा, हमें बताना पड़ेगा कि फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट? तो फोर्स का को मेजर करने के लिए हमेशा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज फोर्स को मेजर करते हैं, उसको वेक्टर क्वांटिटी में मेजर करते हैं। क्लियर? ठीक है ना। हम लोग जब कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, अब हम लोग यूनिट ऑफ फोर्स बोलेंगे, यानी कि हम किसमें मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट समझने के लिए हम लोग न्यूटन को समझेंगे। पहले न्यूटन क्या होता है, जैसे हम मेजर कर रहे हैं तो न्यूटन का क्या क्वांटिटी है, कितना फोर्स को हम लोग 1 न्यूटन बोलेंगे। तो उसको समझने के लिए अगर हम 1 किलोग्राम बॉडी मास, 1 किलोग्राम मास के बॉडी जो है उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं और वो स्टार्ट करता है मूव करने के लिए विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, और इस पे हम अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, सम फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स बेसिकली अगर इसमें एक्सेलरेशन दे देता है कितना का, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अगर ये एक्सेलरेशन दे देता है 1 kg के बॉडी पे, तो वो जितना फोर्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 न्यूटन। दैट इज, तो फोर्स क्या होता है? बेसिकली फोर्स को मेजर करने के लिए एम मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास कितना है? 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो कितना फोर्स हुआ? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं 1 न्यूटन, यानी 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखिए मैंने एग्जांपल दिया है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट जो है इसका सीजीएस यूनिट में देखेंगे क्या होता है, तो वो डाइन होता है, ठीक है। तो डाइन को कुछ नहीं करना है, जो मास का हम कन्वर्ट कर देंगे ये सेम चीज केजी को ग्राम में, जो कि ग्राम होता है सीजीएस यूनिट में मास का। और उसी तरह से जो उसका एक्सेलरेशन का यूनिट होता है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हम रिप्लेस कर देंगे अगर 1 kg को 1 ग्राम से और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर से, तो वो जो बनेगा वो बनेगा 1 डाइन। सो यहाँ पे आप देखेंगे 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर 1 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट समझेंगे कि क्या रिलेशन है एक न्यूटन में और बेसिकली न्यूटन एंड डाइन में क्या रिलेशन है। तो हम जैसे यहाँ पे पहले ही बात किया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हो गया 1000 ग्राम। हमने 1 kg को 1000 ग्राम लिख दिया, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। तो कितना हो गया ये हमने लोग देख लिया। तो ये हो गया 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब 10⁵ और ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नथिंग बट डाइन, राइट। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये दोनों के बीच में रिलेशन हो गया।
क्लियर? नाउ यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। अब हम लोग पहले तो हम लोगों ने क्या समझा कि ये यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, बट अब हम लोग यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करेंगे। क्यों बात अलग से कर रहे हैं यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स? तो हम क्या बोलते हैं कि सिंगल यूनिट हम जो फोर्स लगाते हैं ऑफ एनी फोर्स, तो 1 न्यूटन, दैट इज द मिनिमम मेजरमेंट यूनिट, राइट, स्टैंडर्ड। सो लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स का अलग से इसलिए बात कर रहे हैं कि जब वो लगाता है तो व्हाट इज द, अगर हम 1 kg मास पे मिनिमम फोर्स कितना लगा रहा है ग्रेविटेशन, सो वो हम लोग मेजर करेंगे। तो वो जो 1 kg बॉडी पे जो मिनिमम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दैट विल बी एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट इज नथिंग बट केजीएफ। ठीक है, व्हाट इज केजीएफ? केजीएफ इज किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, सो केजीएफ इज नथिंग बट किलोग्राम फोर्स, यानी कि 1 किलोग्राम पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, उसको बोलेंगे केजीएफ। तो हम लोग निकाल लेते हैं 1 kgf इज इक्वल टू क्या होता है। हमने जैसे बताया, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन अर्थ ऑन अ बॉडी ऑफ 1 kg to produce gravitational acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 1 kgf। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई भी जैसे अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और मान लेते हैं इसका 1 kg है, ठीक है। तो इसका जो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकला है, यानी कि हमने जो उसको स्टडी किया है, तो ये देखा है कि कोई भी बॉडी पे जब वो अर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो वो अगर फ्री फॉलिंग छोड़ देते हैं ऊपर में कोई बॉडी को, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना आ जाता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। ठीक है, इसीलिए हमने बोला कि अगर 1 kg है, जो कि 1 kg बॉडी पे वो प्रोड्यूस फोर्स कितना लगाता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लेने के लिए। तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी स्टडी किया है कि अर्थ पे अगर कोई बॉडी को छोड़ दिया जाए तो उसमें एक्सेलरेशन कितना आ जाता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि अर्थ के सरफेस पे हम सरफेस के ऊपर अगर किसी बॉडी को छोड़ देते हैं, तो हमें ये मेजर करना है कि 1 kg बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो कितना फोर्स लग रहा होगा? तो सिंपल है, 1 kgf इज क्या हो जाएगा? 1 kg इंटू 9.8, दैट इज यहाँ पे 1 kg इज व्हाट? एफ, एंड इज इक्वल टू 1 kg इज मास इंटू ये एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना हो गया? 9.8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज 9.8 न्यूटन, राइट। तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। क्लियर है? तो ये एक हम लोग कभी कभी हम लोग दोनों लिख सकते हैं, अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो 9.8 न्यूटन लिख सकते हैं, बट हम उसको 1 kgf भी बोल सकते हैं। तो वी हैव अंडरस्टूड कि हम लोग समझ गए कि 1 kgf क्या होता है। तो ये तो हो गया एसआई यूनिट में। अब क्या सीजीएस यूनिट में? सीजीएस यूनिट में अगेन कितना होगा ना? इट विल बी 980 डाइन। यहाँ पे 1 ग्राम फोर्स, यहाँ पे जीएफ, अब देखिए यहाँ पे जीएफ है, ये जीएफ इज व्हाट? ग्राम फोर्स। जीएफ इज ग्राम फोर्स। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ग्राम। अगेन यहाँ पे 1 kg के जगह पे 1 ग्राम लिख दिए, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। यहाँ पे सॉरी, मैंने सेंटीमीटर लिखना है तो सीएम होगा यहाँ पे, लेकिन ये तो क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नथिंग बट 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज 980 डाइन। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 980 डाइन। क्लियर है? तो ये हमने दोनों समझ लिया, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स को का एसआई यूनिट 1 kgf एंड सीजीएस यूनिट इज 1 gf। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वेट।
अभी हम लोगों ने सबसे शुरू में हमने बात किया था मास का. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द वेट. व्हाट इज द डिफरेंस मास एंड वेट? हमने मास में बात किया था कि किसी भी बॉडी में कितना सब्सटेंस है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, कितना है उस बॉडी में, उसको मास बोल रहे हैं. लेकिन वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? वेट जो है वो अगर अगर अर्थ का बात करें तो अर्थ पर वो उस बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहा है अर्थ. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अर्थ पे एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो अर्थ पर ये आदमी खड़ा है, तो अर्थ उस आदमी पे कितना फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उतना ग्रेविटेशनल फोर्स उस आदमी का वेट कहलाएगा. ठीक है, तो वेट क्या है? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द अर्थ और एनी अदर मैसिव बॉडी. तो अगेन हम लोग अर्थ का बात कर रहे हैं तो उसका कुछ वेट होगा. उसी तरह से मून पे बात कर रहे हैं, अगर चला जाता है सेम आदमी तो उसका कुछ अलग वेट होगा. ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अर्थ पे बात कर रहे हैं तो अर्थ कितना उस आदमी पे फोर्स लगा रहा है वो उसका वेट कहलाएगा. तो हम लोग सिंपल कैलकुलेट कर रहे हैं, वही ग्रेविटेशनल फोर्स हमें कैलकुलेट करना है उस बॉडी का. यहाँ पे आदमी का हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे तो वो उसका वेट हो जाएगा. तो जैसे वो सेम चीज यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. यहाँ पे सिमिलरली वेट इज नथिंग बट अ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड यहाँ पे मास उस आदमी का, और g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. यहाँ पे g इज acceleration due to gravity, that is gravitational acceleration. तो on earth it is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो वो उसका वेट कहलाएगा. ठीक है, अभी अब हम लोग समझेंगे कि वेट जो है डिपेंड करता है ग्रेविटी पे. यानी कि अर्थ पे उस आदमी का वेट कुछ अलग होगा, मून पे उस आदमी का वेट कुछ अलग होगा. तो वो चेंज करता है, अगर वो डिफरेंट प्लैनेट पे जाएगा या डिफरेंट मैसिव बॉडी पे जाएगा तो उसका वेट चेंज हो जाएगा. तो उस किस पे डिपेंड करेगा? उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उस प्लैनेट के ग्रेविटी पे, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करेगा, दैट इज ग्रेविटी, राइट. तो हम देखते हैं कि मून का जो ग्रेविटी कम है, आई थिंक 1/6 होता है, 1/6 होता है, जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है वो 6th टाइम ऑफ मून है. यानी कि मून का जो ग्रेविटी है वो लगभग 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ मास है. तो यही आदमी अगर मून पे चला जाएगा तो इसका मान लो आज वेट जो है, यहाँ पे वेट जो है W है, अर्थ पर W ये है, तो WM जो कि वेट ऑन अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, राइट. तो ये चेंज हो जाता है, बट उसका मास चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है. तो हमने यहाँ पे क्या बात किया? मास और वेट दो अलग अलग चीजें बात की. ठीक है, तो हम लोग मास क्या होता है? मास ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, ये मास ऑफ दैट पर्सन विल नॉट चेंज इवन, अगर वो चेंज नहीं होगा, वो अर्थ पे रहे, मून पे रहे, कहीं रहे. क्यों? क्योंकि उसके अंदर का सब्सटेंस चेंज नहीं हो रहा है. उस बॉडी के अंदर का सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज नहीं हो रहा है. तो मास किसी भी अलग अलग प्लैनेट पे उस आदमी का चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका वेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस प्लैनेट का ग्रेविटी अलग अलग रहेगा. तो हमारा ग्रेविटी अलग होगा तो उसका वेट चेंज हो जाएगा. आई होप वेट मास क्लियर हो गया होगा. अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, डेफिनेटली आई विल आंसर ऑन द कमेंट बॉक्स. अभी हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल वेट का. जैसे हमने बात किया, मास का बात किया, तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर मास ऑफ अ बॉडी इज 10 kg, कोई भी बॉडी है और उसका जो है मास 10 kg है. ठीक है, व्हाट इज द वेट? तो हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर में समझा, पहले इसके पहले स्लाइड में, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज हियर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मास कितना है? 10 kg है, और g यहाँ पे कितना है? हमने ऑलरेडी दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा? मास इज 10 इंटू 9.8, है ना. और ये न्यूटन डायरेक्ट लिख सकते हैं, विच इज नथिंग बट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है,
तो इतना न्यूटन हो जाता है, दैट इज 98 न्यूटन। तो एक कोई भी बॉडी अगर 10 केजी का है ना, तो वेट कितना होगा? वेट हम लोग जो यहाँ पे 9.8 दिए हैं, इसका मतलब अर्थ पे हम लोग वेट मेजर कर रहे हैं। इफ नथिंग इज टोल्ड वी शुड अंडरस्टैंड अर्थ। तो 98 न्यूटन उसका वेट हो गया। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं कंपेयर करने के लिए कि अगर कोई भी बॉडी अर्थ पे है और मून पे है, तो दोनों के वेट में कितना डिफरेंस रहेगा। सो हाउ मच वुड 80 केजी वेज हायर ऑन अर्थ देन मून। तो हम लोग दो बेसिकली सेम बॉडी है, और अगर ये एक अर्थ है और ये मून है, ठीक है, तो वही बॉडी अगर यहाँ पे है ना, तो उसमें कितना वेट आएगा, और ये सेम बॉडी अगर अर्थ पे है तो वो कितना ज्यादा हायर रहेगा ऑन अर्थ। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, पहले तो हम लोग वेट ऑन अर्थ निकालते हैं। तो मान लेते हैं वेट ऑन अर्थ इज WE। तो WE कितना हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, दैट इज GE। ठीक है, तो GE कितना दिया हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। ठीक है, तो मास यहाँ पे है 80 kg है, इनटू G इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इतना न्यूटन हो गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस 784 न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेट ऑन मून। तो वेट ऑन मून कितना हो जाएगा, मान लेते हैं इट इज WM। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून विच इज 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे GM कर लेते हैं, विच इज मास तो सेम रहेगा 80 kg, इंटू GM कितना हो जाएगा 1.7, इतना न्यूटन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू टोटल 136 न्यूटन। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया वेट ऑन मून एंड वेट ऑन अर्थ। तो हम लोग बात कर रहे थे कितना हायर रहेगा, हायर कितना रहेगा वेज, हाउ मच वुड 80 kg वेज हायर ऑन अर्थ देन मून। तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, अर्थ पर कितना वेट है और मून पे कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है उतना हायर रहेगा। तो डिफरेंस जो है ऑफ वेट रहेगा इज इक्वल टू WE माइनस WM, विच इज नॉट इक्वल टू 784 माइनस 136, इतना न्यूटन, विच इज जो कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी अराउंड, नॉट अराउंड, इट इज 648 न्यूटन। तो अर्थ पे इतना हायर रहेगा, 648 न्यूटन हायर रहेगा। तो आई थिंक हम लोगों ने दूसरा एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया, और we understood about force, weight and mass. ठीक है, so thank you so much, and अगली बार हम लोग फिर नए टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।